नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज लेकर के आई हूँ नेट का फर्स्ट पेपर को मैंने कल से स्टार्ट किया है। इसके हर दिन जो है आपको एक सेट मिल जाएगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज मैं सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगी और व्याख्यात्मक हल के साथ। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है कि NTA नेट, PGT, TGT, NVS, KVS आदि भी परीक्षाओं में हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेट के लिए तो आप फर्स्ट पेपर और हिंदी दोनों के लिए, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए और हिंदी विषय के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हिंदी के नोट्स भी साझा करती हूँ और हिंदी के ही सारे वीडियोज आपको मेरे खासकर नेट के सिलेबस से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो विशेष अनुरोध उन लोगों से भी जो कि प्रश्नों के नोट्स पाने के लिए यानी कि उनकी PDF पाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति में शोध से यानी कि रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको व्याख्या के साथ हल मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और अभी आपने वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद मैं देती हूँ पहला प्रश्न आज का। शोध अभिवृत्ति क्योंकि 10 क्षेत्रों से बटा हुआ है। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया भी कि किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं तैयारी करवाऊंगी। हर दिन मैं आपको एक सेट ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी और लगभग मेरी ये कोशिश है कि हर टॉपिक से मैं आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से जल्द प्रोवाइड करा सकूँ। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक शोधार्थी किस जिले में विद्यालय को बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर पर अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बनाता है? ये किस प्रकार का शोध होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। A परिकल्पना निरूपण शोध, B निर्जातीय शोध, C गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध, D प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध। तो इनमें से आपको बताना है कि जो शोधार्थी है वो किसी जिले में विद्यालय को बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर पर अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो ये योजना बनाना उसका इनमें से किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। तो आप देख लीजिए। तो परिकल्पना निरूपण शोध, मतलब परिकल्पना तो बाद में बनती है, पहले समस्या होती है, समस्या का जो है कारण पता किया जाता है, उसके बाद परिकल्पना बनती है। तो किस प्रकार का शोध ये है? तो ये शोध है गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध, जिसमें कि परिकल्पना नहीं बनाई जाती बल्कि गैर प्रायोगिक मतलब बिना प्रयोग के ही परीक्षण का शोध होता है। और इस प्रकार से उसकी रिसर्च की जाती है कि उस छात्र ने उस जिले में विद्यालय को बीच में क्यों छोड़ा, या उनके अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव किस हद तक है कि जिसके कारण उसको गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध जो है यहाँ पर ये दर्शाता है कि किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन किस शोध के अंतर्गत होता है। तो ये गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो ये शोध ऐसा है कि जिसमें क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध शोध हैं, जिससे वैज्ञानिक या शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति पहले ही हो चुकी होती है या वे स्वाभाविक रूप से जोड़ तोड़ के योग्य नहीं होते हैं। तो इसमें जो ये गैर प्रायोगिक मतलब बिना प्रयोग कह सकते हैं, बिना प्रयोग की जो परिकल्पना का परीक्षण होता है वो इस शोध के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हमें समस्या का पता है। समस्या ये है कि अभिभावक ने अपने बच्चे को किसी स्कूल के बीच से क्यों निकाला, मतलब किसी बच्चे को वहाँ से विद्यालय को बीच में छोड़ देने पर क्यों उसको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या वो सामाजिक या आर्थिक स्थिति से मजबूर है या किस प्रकार का है? तो ये पहले ही से पता है कि हमारी समस्या किस प्रकार की है, तो इसमें किसी भी परिकल्पना का निर्माण नहीं करना है, बल्कि ये एक प्रकार से गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें। कूट में से सही उत्तर चुनें। सबसे पहले तो देख लेते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है। जैसे मूल्यांकन प्रक्रिया की बात हो रही है तो नीचे उसकी विशेषताएं दी गई हैं ऑप्शन के माध्यम से। उन विशेषताओं में से आपको उन विशेषताओं को चुनना है जो कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताएं हैं। निर्माणात्मक मतलब किसी बच्चे का निर्माणात्मक उसका मूल्यांकन निर्माण करने
वाली विशेषताएं हैं, तो इन पर हमको फोकस करना है। तो ये आपके पास पहले ऑप्शन और फिर कूट। मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण कहते हैं। मूल्यांकन सावधिक रूप से घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली हैं? तो इसमें हम लेते हैं कूट। जैसे जो देखिए पहला ऑप्शन आपने देखा, मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। नहीं, उत्तर अनुदेशात्मक घटना ये नहीं होती है। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है, ये सही कथन है। तो ये विशेषता उसके अंतर्गत आएगी जिसमें हम निर्माणात्मक मूल्यांकन की पहचान कर रहे हैं। फिर मूल्यांकन को कार्यनीति निर्माण करते हैं, ये भी नहीं होगा। और फिर मूल्यांकन सावधिक रूप से घटित होता है, क्या ये हो सकता है? तो सावधिक रूप से इसमें दिया गया है, इसलिए ये भी सावधिक रूप से घटित नहीं होता है। फिर मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। हाँ, ये हो सकता है कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। अब हमको ऑप्शन में देख लेना है अपने कूट में कि किसमें 2 और 5 आ रहा है। तो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 नीचे वाले में भी आ रहा है, ऊपर वाले में भी आ रहा है, लेकिन 5 फिर देख लेते किसमें किसमें आ रहा है। तो 5 इसमें आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बी में छठा वाला ऑप्शन भी इसके अंतर्गत आएगा, देख सकते हैं। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। जो छात्र और शिक्षक की प्रतिभागिता है, छात्र ने क्या पढ़ा, शिक्षक ने क्या पढ़ाया, छात्र ने क्या अर्जित किया, क्या सीखा, इस पर आधारित होता है। तो इस तरह से ये जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 2, 5 और 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं। ये भी क्वेश्चन मैं ले चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाने वाले इसमें से कथनों को पहचान करना है। कूट दिए गए नीचे, ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता प्रस्तुत करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, है ना। छात्र की सफलता दर जो कार्य को सही समझ में प्रदर्शित करती है। अधिगम कार्य में संलग्नता, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, विचारों को स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो ये देखना पड़ेगा कूट के माध्यम से, इसलिए पहले हम ऑप्शन पर फिर से एक बार नजर डालते हैं कि प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाने वाले ऑप्शन को हमें चुनना है। तो इसमें क्या है, अधिगम कार्य में संलग्नता। पहली चीज तो देख लेते हैं कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा। पहला ऑप्शन प्रयुक्त प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता नहीं होती है। हाँ होती है, क्योंकि प्रयुक्त जो विविध प्रविधियां हैं उनकी अनुदेशात्मक विविधता होती है। सिर्फ प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार जो हैं वो इससे स्पष्ट होते हैं कि जो प्रयुक्त विविध उसमें विविध प्रकार की जो प्रविधियां प्रयुक्त की गई शिक्षण में वो अनुदेशात्मक हैं या नहीं है। तो अनुदेशात्मक होते हुए भी उसमें विविधता होती है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब आप देख सकते हैं कूट में कि पहला आंसर किस में आ रहा है। तो इन 2 में आ रहा है, बी और डी में। तो एक और देख लेते हैं। एक और में क्या है कि प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना। तो ये होगा क्या, ये सही है या नहीं है? नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर छात्र की सफलता दर जो कार्य को सही समझ में प्रदर्शित होती है, तो ये भी देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में से सही उत्तर चुनें। तो मैं पहले आपको उत्तर बताती हूँ, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगी। तो इसमें आंसर ए सही है, 2, 5 और 6 ऑप्शन। तो यानी कि दूसरा हमें देखना है, 5वां देखना है और 6ठा देखना है। दूसरे में क्या है, प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। ये 3 जो है इसमें आते हैं। ये 2, 5 और 6 ऑप्शन सही है, बाकी सही नहीं है। छात्र के सफलता दर जो कार्य को सही समझ में प्रदर्शित होती है, बिल्कुल नहीं है। अधिगम कार्य में संलग्नता, तो इसमें क्या है, प्रभावी शिक्षक के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं, वो क्या है,
कि प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव होता है, तभी छात्र के साथ संबंध शिक्षक के बीच में स्थापित होता है। फिर विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख, पढ़ाने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षक के माध्यम से, वो उन उद्देश्यों की जांच करने में अपना मूल्यांकन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध के लिए क्रियासूचक शब्द नियंत्रण, हेर फेर करना और अवलोकन सर्वाधिक प्रासंगिक हैं? क्रिया सूचक शब्द नियंत्रण, हेर फेर करना और अवलोकन सर्वाधिक प्रासंगिक हैं, किस प्रकार के? ये क्वेश्चन क्या कहता है? तो इसमें है ऐतिहासिक शोध, प्रायोगिक शोध, क्रियात्मक शोध, जमीनी सिद्धांत, दृष्टिकोण आधारित शोध। इनमें से कौन सा होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें होगा प्रायोगिक शोध। प्रायोगिक शोध, क्योंकि क्रिया सूचक शब्द नियंत्रण, हेर फेर करना और अवलोकन, अवलोकन शब्द से हम इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि अवलोकन जो होता है वो प्रायोगिक शोध में होता है। क्रियात्मक में भी कुछ डाउट है, क्रियात्मक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोगात्मक कैसे है? क्योंकि जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता, जो शोध करता है वो स्वतंत्र रूप में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है, किसी मानक के अनुसार नहीं करता है, ना किसी बनी बनाई परंपरागत रूढ़ि पर करता है। वो करता है अपने जो है प्रयोग के आधार पर, और उसमें जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन स्वयं करता है, और विभिन्न समूहों में प्रयोज्यों की जो को अच्छे ढंग से आवंटित भी करता है, ताकि स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के बीच विश्वास के साथ कारण तथा परिणाम संबंध स्थापित हो सके। तो यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं, दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनें। ये है, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित कथनों की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक वैयक्तिक गतिविधि है। सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम करना होता है। व्यक्तियों के शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना है। शिक्षण अपनी प्रकृति में द्विक होने के बजाय त्रिक है। शिक्षण का अर्थ है विचारों का विक्रय। शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचना है। इसमें से क्या है? शिक्षण का जो शिक्षण कार्य की विशेषता है, वो इसमें सबसे विशेषता जो आपको लगती है वो क्या है आपके अनुसार? तो मेरे अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 2, 4 और 6 हम देख लेते हैं। दूसरा, चौथा और छठा इसमें ऑप्शन सही है। यानी कि सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम कराना होता है, सभी शिक्षकों का। फिर शिक्षण अपनी प्रकृति में द्विक होने की बजाय त्रिक है, मतलब यहाँ पर वो द्विकारक नहीं है बल्कि त्रिकारक है। शिक्षण जो है वो छात्रों में हर प्रकार के विकास करता है, इसलिए उन विकासों को यहाँ पर त्रिकोणमिति विकास भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ यहाँ पर त्रिक है। फिर शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुँचना है। तो हाँ, वाकई मस्तिष्क तक पहुँचना है कि कितना किसने क्या अर्जित किया, उसको मूल्यांकन के आधार पर वो पहचानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए। 2, 4 और 6 ऑप्शन मतलब विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सामाजिक विज्ञान में जो प्रयोगमूलक शोध है वो किससे संबद्ध है? पहला है काल्पनिक कथानक, दूसरा है सकारात्मक दर्शन, तीसरा ऐतिहासिक कलाकृति, चौथा धार्मिक प्रथा। इसमें से किसमें जो है वो किससे संबद्ध है? तो जो सामाजिक विज्ञान में जो होगा प्रयोगमूलक शोध वो संबंधित होगा सकारात्मक दर्शन से। सकारात्मक की काल्पनिक उसमें नहीं होता। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक भी कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐतिहासिक कलाकृतियों की बात यहाँ पर नहीं होती क्योंकि शोध की बात हो रही है। तो धार्मिक प्रथा भी नहीं, सकारात्मक दर्शन को लिया जाता है शोध में। अगला प्रश्न है, साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में शामिल हैं विषय की पृष्ठभूमि को समझना, शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करना, संगत पद्धति का पता लगाना, शोध के नीतिगत पहलुओं पर वाद विवाद करना, ग्रंथ सूची का गहन विश्लेषण करना, आंकड़ों के स्रोत की पहचान करना। इनमें से क्या होगा? तो कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो ये देखिए, तो सबसे बड़ी बात की क्या चीज़ आ रही है निकल करके कि साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में शामिल हैं। क्या शामिल है साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में? तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 3, 6
ये सही होगा, 1, 2, 3 और 6। तो इसकी बात कर लेते हैं कि विषय की पृष्ठभूमि को समझना। साहित्य की समीक्षा जब करने का प्रयोजन होता है उसमें पहले तो विषय को समझना होता है, विषय की पृष्ठभूमि को। फिर शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करना, कि शोध प्रश्न जो दिए गए हैं उसको प्रतिपादन करना कि किस प्रकार के विषय से संबंधित हैं या नहीं है। फिर संगत पद्धति का पता लगाना, किस पद्धति से उस शोध में इन प्रश्नों का समावेश किया गया है, ये साहित्य की समीक्षा की जा रही है, तो इसका पता लगाना। फिर है आंकड़ों के स्रोत की पहचान करना, आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, उनका स्रोत क्या है, उनकी भी पहचान करना। ये शोध समीक्षा यानी कि साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में शामिल तत्व हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो आप किस प्रकार के आंकड़े प्रविष्ट करेंगे। यदि आपको स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो आप किस प्रकार के आंकड़े प्रविष्ट करेंगे। रो का परिकलन करना हो तो वास्तविक मान, रैंक, द्विभाजीय आंकड़ा, नामिक आंकड़ा, इनमें से क्या आप जो है किस प्रकार के आंकड़े आप समक्ष रखेंगे। तो इसमें क्या है कि कभी कभी शोधकर्ता जो है वो अपने शोध से दोनों चरों पर आंकड़ों को क्रम सूचक मापनी पर प्राप्त करता है, क्रम सूचक मापनी पर प्राप्त करता है। ऐसी परिस्थिति में जो पियर्सन आर द्वारा सह संबंध ज्ञात किया जाता है वो संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में कोटि अंतर का उपयोग करके सह संबंध ज्ञात किया जाता है। ये थोड़ा सा जो शोध से थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो हम किस प्रकार के रैंक के आंकड़ों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें लग जाती है। फिलहाल आप ऑप्शन जान लीजिए, बी ऑप्शन सही होगा। रैंक, रैंक निकालने के लिए जो भी निकाला जाता है, जो भी फार्मूला होता होगा स्पीयरमैन का, वो जो है यहाँ पर काम करेगा, उसके आधार पर आंकड़े प्रविष्ट होंगे। तो रैंक, यहाँ पर आंकड़े प्रविष्ट करने के लिए रैंक का सहारा लिया जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मिश्रित चर, नियंत्रित चर, इनमें से कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो जिससे जो है प्रभाव का मापन होता है, प्रभाव का मापन, वो कौन सा चर होता है, वो चर होता है आश्रित चर, बी ऑप्शन। आश्रित चर क्यों होता है, तो उसमें क्या है कि किसी भी प्रयोग या शोध में आश्रित चर वो होता है जिसके बारे में शोधकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहता है। वास्तव में स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है तथा उन्हें रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पर आश्रित चर इसलिए है क्योंकि जो प्रभाव का मापन है, मानित चर जो है वो प्रभाव का मापन है, तो उसे मापन में किस प्रकार का चर उसमें प्रयोग किया गया है, तो वो है आश्रित चर। क्योंकि किसी भी मानित चर के प्रभाव का जो मापन करने की प्रक्रिया होती है वो होती है आश्रित। आश्रित चर आश्रित होती है शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता, क्योंकि पूर्व कथन करना चाहता है इसलिए वो वास्तव में स्वतंत्र चर न होकर के आश्रित चर हो जाता है। अगला प्रश्न है, करलिंगर के अनुसार शोध परक प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के 4 उपागम हैं। दृढ़ता विधि, अंतर्ज्ञान विधि, प्राधिकार विधि, विज्ञान विधि, सृजनात्मक विधि, इनमें से कौन सी होगी। और कूट एक और है प्रकार्यात्मक विधि, प्रकार्यात्मकता विधि, इनमें से कौन सा कूट सही होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है कि करलिंगर के अनुसार पूछा गया है। करलिंगर, ऊपर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, करलिंगर के अनुसार। तो क्या है कि इसमें से कौन सा कूट, पहले तो कूट ले लेते हैं कौन सा सही है। ए सही है तो 1 2 3 4 सही, यानी कि दृढ़ता होनी चाहिए। अंतर्ज्ञान विधि का प्रयोग होता है, विज्ञान विधि का प्रयोग होता है और प्राधिकार विधि का भी होता है। इसमें से 4 सही हैं, ये चारों ऑप्शन ये सही है, नीचे के 2 छोड़ करके। तो जो करलिंगर ने माना है कि दृढ़ता विधि, अंतर्ज्ञान विधि, प्राधिकार विधि, विज्ञान विधि, इनसे जो है शोध के प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करना मतलब उचित होता है। ये 4 उपागम हैं जिनके आधार पर प्रश्नों के जो है उत्तर ज्ञात किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई माप की सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है इसके मापन की एक विधि में निम्नलिखित में से किसका परिकलन किया जाता है। कोई माप की सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है, इसके मापन की एक विधि में निम्नलिखित में से किसका परिकलन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जानेंगे कि यादृच्छिक त्रुटि क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन में है विषय वस्तु वैधता, प्रयोगकर्ता की पूर्व धारणा, परीक्षण पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता, मांग अभिलक्षण। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता जो है वो सही ऑप्शन होगा। और कैसे होगा? क्योंकि कोई माप जो यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है उसमें जो है मापन की विधि परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता है। और इस विश्वसनीयता को ज्ञात करने का जो पुनः परीक्षण होता है वो सर्वाधिक सरल एवं स्पष्ट विधि है। इस विधि में परीक्षण को 2 बार छात्रों के किसी समूह पर प्रशासित किया जाता है। जो भी शोध इसमें होता है वो 2 बार जो है प्रशासित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक छात्र के लिए 2 प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं। परीक्षण के प्रथम प्रशासन तथा परीक्षण के द्वितीय प्रशासन से प्राप्त अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कर ली जाती है। यही यादृच्छिक नियम है। तो इसमें है कि मतलब जैसे दो ग्रुप हैं, उन 2 ग्रुपों में जब कंपटीशन होता है तो दोनों कंपटीशन करने वाले जो ग्रुप हैं उनकी 2 बार परीक्षा होती है। 2 बार उनसे प्रश्न किए जाते हैं समूह पर और फिर उनके 2 बार प्राप्तांक भी प्राप्त कर लिए जाते हैं। और उन प्राप्तांक के माध्यम से उनके बीच का सह संबंध कर लिया जाता है कि पहले उन्होंने कितना पाया, बाद में उन्होंने कितना पाया प्राप्तांक। तो उनका जो है गुणांक निकाल लिया जाता है और उस गुणांक की गणना करके यानी कि परीक्षण फिर पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, कॉलम सही होगा आपका सी आंसर। अगला है गुणात्मक शोधकर्ता की ओर मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं। क्या करते हैं? साक्ष्य पर जोर, अनुभववाद पर जोर, ह्रासवाद, सृजनात्मकता के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति। इसमें क्या भरेंगे आप रिक्त स्थान में? गुणात्मक शोधकर्ता किससे जो है किसकी और मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं। तो ये करते हैं ह्रासवाद की और मात्रात्मक। और कैसे? इस पर बात करते हैं कि गुणात्मक अनुसंधान जो है वो गुणात्मक अनुसंधान की क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रम पर केंद्रित रहते हैं। जो उसके क्रियाकलाप है वो गुणात्मक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है वो मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है ह्रासवाद होता है कि किस प्रकार से उसमें मात्रा जो है शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं कि गुणात्मक जो शोधकर्ता होता है वो ह्रासवाद की और मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करता है। अगर उसके अंदर ह्रासवाद ना हो, उसके अंदर अनुभव हो, उसके अंदर सृजनात्मकता हो या साक्ष्य पर जोर देने की बात करता हो तो वो ऐसी निंदा नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका सी, ह्रासवाद। अगला प्रश्न है यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? दीर्घ निदर्श आकार का चयन, 1 सप्ताह के समयांतराल के पश्चात परीक्षण करना, हर बार एक समान रूप से उपचार करना, कार्य साधन जांच करना। इनमें से क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, हर बार एक समान रूप से उपचार करना। त्रुटि को कम करने के लिए जो उपयुक्त विधि है वो है हर बार एक समान रूप से उपचार करना। अगला प्रश्न है शोध में आचार संहिता के संदर्भ में एपीए से अभिप्राय है। क्या है? एडवांस्ड साइकोलॉजिकल अथॉरिटी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। इनमें से कौन सा जो है सही उत्तर होगा कि शोध में आचार संहिता के संदर्भ में एपीए का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर होगा आपका बी ऑप्शन सही, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जो शोध में जो आचार संहिता के संदर्भ में एपीए जो प्रयुक्त होता है वो उसका अभिप्राय है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए जो है एक संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है। एपीए के बारे में जान लीजिए। एपीए जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों का सबसे बड़ा संगठन है, व्यावसायिक संगठन है मनोवैज्ञानिकों का। तो इस तरह से ये प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।